हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंट, जिसमें हम डिपेंडेंट ब्रांच की सारी बातें खत्म कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट ब्रांच से संबंधित बातें जो है स्टार्ट की थी। कुछ जर्नल एंट्रीज जो है हमने सीखी थी जो कि इस इंडिपेंडेंट ब्रांच में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और हमने कहा था इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन है जो कि अब डिपेंडेंट नहीं रही। जो ब्रांच बड़ी होगी वो कहते हैं हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, हम खुद सामान खरीद भी सकते हैं, खुद सामान बेच भी सकते हैं। और इंडिपेंडेंट ब्रांच की सबसे बड़ी निशानी कि वो अपने यहां पर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ब्रांच अपना खुद का ट्रेडिंग, अपना खुद का P&L, मतलब पूरे फाइनल अकाउंट्स, खुद की बैलेंस शीट भी बना सकती है और ईयर एंड पर अपनी सारी ये चीजें उठाकर जो है हेड ऑफिस को भेजती है कि भाई ये देखो हमने अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, ये हमारे एसेट लायबिलिटी है, तो ये आप अपने पास रख लीजिए। क्योंकि हेड ऑफिस ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस है, उसको तो अपनी सारी ब्रांचेस का प्रॉफिट लॉस देखना होगा और कंसोलिडेटेड बताना होगा कि टोटल बिजनेस का एचओ प्लस ब्रांचेस का कितना कुल मिलाकर प्रॉफिट लॉस हो गया है। हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बहुत बारीकी से सीखी थी और कुछ प्रश्न भी किए थे जर्नल एंट्री से संबंधित। और मैंने आप बच्चों को होमवर्क भी दिया था जिसमें काफी क्वेश्चन थे, जिसमें जर्नल एंट्रीज आप बच्चों को पास करनी थी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले होमवर्क को कर लेते हैं चेक और फिर आज की बातचीत। ये लीजिए, ये आ गए हम। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो जो होमवर्क में प्रश्न थे जरा मैं देख लूं। 15, 16, 17, 18, 19 से 20 सबसे पहले आ रहे हैं जी। प्रश्न नंबर 15 पर अपने सामने रख लेंगे होमवर्क का रजिस्टर, साथ में होम पजल टू रीड द क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। Alpha having head office in Mumbai has a branch in Nagpur. Branch at Nagpur is an independent branch. Maintains separate books of account. मतलब independent हो गई। 31st March को it was found that the goods dispatched by HO 2 lakh was received by branch only to the extent of 150. 2 लाख में से 1.5 लाख के तो सामान आपको मिल गया, बाकी 50,000 का सामान जो है आपको नहीं मिल पाया, वो ट्रांजिट में रह गया। तो क्वेश्चन कहता है बताइए क्या एंट्री होगी। हमने लास्ट लेक्चर में जब बातचीत की थी हमने कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी और हमने कहा था कि इसकी एंट्री पास कौन करेगा, जो रेसिपिएंट है। हम ये जानते हैं ब्रांच और एचओ के रिलेशनशिप में एचओ गुड्स भेजता है ब्रांच को, तो रेसिपिएंट कौन है, ब्रांच। सो इफ देयर इज एवर गुड्स इन ट्रांजिट, इसका एंट्री कौन करेगा, ब्रांच करेगी। सिमिलरली ब्रांच कैश भेजती है एचओ को, तो एचओ है रेसिपिएंट ऑफ द कैश, तो अगर कैश इन ट्रांजिट है उसकी एंट्री कौन करेगा, एचओ करेगा। तो यहां गुड्स इन ट्रांजिट थे और स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने यह भी कहा कि ब्रांच की बुक्स में एंट्री करो, ना भी कहता तो भी ब्रांच की बुक्स में ही एंट्री होनी थी। एंट्री क्या होगी, ब्रांच कहेगा गुड्स मिलने वाले हैं, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ कितने रुपए की जी, 50,000 के। टोटल 2 लाख के थे, जिसमें से 1,50,000 रुपए के तो मिल गए थे, बाकी 50,000 रुपए के जो है वो इन ट्रांजिट है, तो उसके लिए अलग से इस प्रकार से एंट्री जो है पास कर ली जाएगी। यही प्रश्न नंबर 15 की बात। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। ये भी एग्जाम क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। ग्लोबल लिमिटेड इज अ ब्रांच व्हिच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एवरी 31st March every year. Independent branch which maintains comprehensive books of account for recording the transaction. You are required to show the journal entries in the books of branch on 31st March 11 to rectify or adjust the following. तो हमसे ब्रांच की बुक्स में एंट्रीज पूछ रहे हैं, तो बुक्स ऑफ ब्रांच है जिसमें जर्नल एंट्री शो करनी है। पहला पॉइंट कहता है जी हेड ऑफिस एलोकेट्स 1,35,000 रुपी टू द ब्रांच एज एचओ एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। तो एचओ ने अपने एक्सपेंसेस एलोकेट किए, खर्चा किसका था, एचओ का, लेकिन अब उसने ब्रांच को एलोकेट किया, तो ब्रांच की एंट्री की, ब्रांच कहेगी हमें एक्सपेंस उठाना पड़ेगा, लेकिन टू कैश नहीं, कैश वगैरह तो सब एचओ पहले पे कर चुका। तो एक्सपेंस टू एचओ 1,35,000 से बेटा ये वाला एंट्री आप करेंगे। बी पॉइंट कहता depreciation of branch fixed assets whose accounts are kept by HO in its book not yet recorded in the branch books 1,15,000. ब्रांच फिक्स एसेट का रिकॉर्ड कहां मेंटेन है, एचओ की बुक्स में, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट तो ब्रांच में ओपन नहीं होगा, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई, खर्चा तो ब्रांच का ही है, लेकिन टू ब्रांच एसेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका अकाउंट मेंटेन है एचओ में, तो हम चार्ज करेंगे टू एचओ, डेप्रिसिएशन टू एचओ। ये सब बातें हमने सीखी थी। सी पॉइंट कहता ब्रांच पेड ₹1,40,000 एज सैलरी टू एन ऑफिशियल फ्रॉम एचओ ऑन विजिट टू ब्रांच एंड डेबिटेड द अमाउंट टू सैलरी अकाउंट। तो एचओ का एक ऑफिशियल आया हुआ था ब्रांच में विजिट करने के लिए, 1,40,000 रुपए की सैलरी थी, ब्रांच ने पे कर दी। पे किसको करनी थी, एचओ को, लेकिन ब्रांच ने पे कर दी और गलती से सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे यार, अगर तुम्हारा खुद का इंप्लॉय होता तो सैलरी डेबिट करते, लेकिन ये तो इंप्लॉय तुम्हारा है ही नहीं, ये तो एचओ का है, तो तुमने सैलरी डेबिट क्योंकि गलत किया, सैलरी को क्रेडिट कर दो,
डेबिट क्या होना चाहिए था, एचओ, क्योंकि हमने एचओ की बिहाफ पर पे किया, तो एचओ को डेबिट कर दो सही को, तो एचओ टू सैलरीज का एंट्री पास होगा, एचओ टू सैलरीज। नेक्स्ट आता है जी, एचओ कलेक्टेड रुपी 1,30,000 directly from a branch customer on behalf of the branch, but no intimation was received earlier by the branch, now the branch learns about it। तो हमारा एक कस्टमर था ब्रांच का, डायरेक्टली जाकर एचओ को पैसा दे आया। अगर हमें देता हम कहते कैश टू डेटर, लेकिन वो एचओ को पैसा दे आया, डेटर तो मेरा कम हुआ ब्रांच का, तो डेटर तो क्रेडिट होगा ही होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि डेटर ने तो पैसा दे दिया, लेकिन कैश हमें नहीं आया। कैश कहां पहुंच गया, एचओ, तो हम एचओ को डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे कि भाई हमें एचओ से पैसा लेना है। ई पॉइंट में कहता है क्वेश्चन, इट इज लर्न्ड दैट अ रेमिटेंस ऑफ रुपी 1,50,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय एचओ टिल डेट। ब्रांच ने पैसा भेजा था 1.5 लाख, एचओ को मिला ही नहीं। किसको एंट्री करनी चाहिए, एचओ को, जो रेसिपिएंट है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है बुक्स ऑफ ब्रांच, तो हम ब्रांच की बुक्स में क्या करेंगे, नो एंट्री। हम कहेंगे भैया नो एंट्री, ब्रांच की बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होगी। और यहां लिखा भी हमने, नो एंट्री शैल बी पास बाय ब्रांच फॉर दिस कैश इन ट्रांजिट ऑफ रुपी 1,50,000। इसकी एंट्री पास कौन करेगा, एचओ पास करेगा। और क्या एंट्री बनेगी, एचओ कहेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए। क्लास में मैंने सिखाया था, अगर क्वेश्चन जबरदस्ती करे आपके साथ कि कैश इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच की बुक्स में करो या गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री एचओ की बुक्स में करो, तो आपने डगमगाना नहीं है कि यार इंस्टीट्यूट इतना जोर देकर कह रहा है तो चलो कर ले, नहीं, हमारा वर्चस्व वही कायम रहेगा। हम कहेंगे नो एंट्री और नोट लिख कर आएंगे कि इसकी एंट्री दूसरे की किताबों में होगी और ये एंट्री होगी, वो करके आएंगे। ये प्रश्न नंबर 16 की बातचीत हमने खत्म की। प्रश्न नंबर 17 पर आ गए, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। तो इस बार हमसे पूछ रहा है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बेटा। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,000 स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट, ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी। अच्छा पॉइंट है, ब्रांच को गुड्स सेंड किए थे 12,000 रुपए के, जो कि ड्यूरिंग ट्रांजिट चोरी हो गए, और ब्रांच मैनेजर ने कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो हो क्या रहा है, ये एचओ, ये ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, अभी गुड्स रास्ते में है, और रास्ते में ही क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन इज स्टोलन का है, लेट्स से फायर लग गई, वट एवर इट इज, एबनॉर्मल लॉस हो गया। सवाल उठा ब्रांच की क्या लायबिलिटी है, तो ब्रांच मैनेजर यूजुअली इन सभी केसेस में बोलते हैं कि भाई मैं तो अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रांच तक पहुंचे ही नहीं। एक बार ब्रांच तक गुड्स पहुंचते, उसके बाद कोई नुकसान हुआ तो ब्रांच का मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन कह रहे गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,000 स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते में ही उनका काम तमाम हो गया, और कहते ब्रांच मैनेजर ने लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। नॉर्मली ये पॉइंट कभी भी आएगा तो ऐसे ही लिखा होगा। तो हम ये क्वेश्चन उसके आगे देखो, ये नहीं बता रहा कि एचओ ने क्या किया, ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी। ये तो वही बात होगी, कोर्ट में मुजरिम खड़ा है, कह रहा है जज साहब मैंने ये काम नहीं किया, जज साहब मैंने काम नहीं किया, और क्वेश्चन हमें बता ही नहीं रहा कि जज साहब ने क्या फैसला सुनाया। अरे यार सुप्रीम कौन है, एचओ और ब्रांच में, ऑब्वियसली एचओ सुप्रीम है, ब्रांच मैनेजर ने तो बोल दिया मेरी लायबिलिटी नहीं है, एचओ ने क्या फैसला किया। तो क्वेश्चन कभी भी हमें ये बताता ही नहीं, हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि एचओ ने ब्रांच मैनेजर की इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई कोई ना, अगर ब्रांच मैनेजर ने कहा साहब मेरी गलती नहीं है, तो एचओ इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो ये हमें नोट लिख कर आना है, क्या, इट इज एज्यूम्ड दैट रिफ्यूजल ऑफ ब्रांच मैनेजर, किस चीज का रिफ्यूजल, टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ स्टोलन गुड्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द हेड ऑफिस। एक तो ये वाली बात, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ब्रांच मैनेजर ने रिफ्यूजल दिया, एचओ ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बारी है इसकी एंट्री की, तो एंट्री क्या होगी। साथ में ये भी, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ये एज्यूम किया गया कि जब एचओ ने गुड्स भेजे, जब एचओ गुड्स भेजता है तो क्या एंट्री करता है, एचओ कहता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब गुड्स भेजे थे, निकले थे जब एचओ से, तो ये वाली एंट्री होती है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने एज्यूम किया था कि ये वाली एंट्री भी आपने नहीं करी। अरे यार ये वाली एंट्री भी नहीं करी, तो एचओ ने किया क्या है, एचओ ने यानी कि सिर्फ जब ये गुड्स खरीदे थे तो परचेज की एंट्री करी हुई है। और याद है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो यहां पर आप लिखते हो परचेजेस, और एबनॉर्मल लॉस आता है इस तरफ, मतलब रिवर्स हो जाता है, परचेज में से हम माइनस करते हैं। तो एंट्री इस प्रकार से बन गई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस नुकसान है तो डेबिट कर दिया, एक तरह से पी एंड एल डेबिट हो रहा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और टू परचेजेस 12,000 रुपए।
टू परचेजेस 12,000 रुपए। यहां पे मैं लिख दूं, आप भी लिख सकते हैं, एज्यूम्ड दैट एचओ डिड नॉट पास द एंट्री। आराम से लिखिए, मैं पूरा इसका और आगे बताऊंगा आपको। एज्यूम्ड दैट एचओ डिड नॉट पास द एंट्री while sending the goods to branch. Assumed that HO did not pass the entry while sending goods to branch. तो वो जो एंट्री होती है ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो वाली एंट्री पास नहीं की, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। लिख लेंगे साथ में, assumed that HO did not pass the entry while sending goods to branch। और ये वाली assumption तो हमेशा रहेगी जो मैंने यहां पर बताई। It is assumed that refusal of branch manager, कौन सा रिफ्यूजल, कि भाई मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो जो उसने ऐसा रिफ्यूजल दिया, दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एचओ, ऐसा भी हम मानते हुए चल रहे हैं। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भा उम्मीद करता हूं ये चीज आप बच्चों ने नोट कर ली है। अच्छा, अब मान लो अगर एचओ ने एंट्री पास कर दी होती, अगर एचओ ये वाली एंट्री पास कर चुका होता ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो क्या होता इस सिचुएशन में? लॉस के वक्त एंट्री होती पी एंड एल अकाउंट, यानी कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आपने पहले ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया था, अब ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए। कब? अगर ये एंट्री गुड्स सेंट की एचओ कर चुका होता। If HO has passed the entry while sending, if HO has passed the entry while sending goods to branch, अगर ये एंट्री एचओ ने कर दी थी ब्रांच को गुड्स भेजते वक्त, तो अब लॉस के समय आप कहोगे पी एंड एल टू ब्रांच, एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच कह दो, लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच कह दो, किसी भी नाम से बुला लो इसे, पी एंड एल टू ब्रांच। पी एंड एल डेबिट होगा, ब्रांच क्रेडिट होगी। ये एक अच्छा पॉइंट था, ये एक अच्छा पॉइंट था। चलिए जी, एनी हाउ लेट अस मूव अहेड। सेकंड पॉइंट कहता ब्रांच पेड 15,000 एज सैलरी टू द ऑफिसर ऑफ एचओ ऑन हिज विजिट टू द ब्रांच। अब तक ये वाली एंट्री, ये वाली ट्रांजैक्शन हम ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अब एचओ की बुक्स बन रही है, तो एचओ क्या करेगा भाई? एचओ क्या करेगा? ब्रांच ने सैलरी दे दी हमारे ऑफिशियल को, हम एचओ हैं, खर्चा किसका है? हमारा, तो हम कहेंगे सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट। लेकिन क्या कैश आपने दिया? जी नहीं, कैश किसने दे दिया? ब्रांच ने। तो हम ब्रांच को क्रेडिटर बना रहे हैं एक तरह से, कि भाई ब्रांच तुमने हमारे बिहाफ पर पैसे दिए, चिंता मत करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। सो सैलरी टू ब्रांच 15,000 रुपए। कुछ बच्चों ने जोश जोश में कर दिया होगा एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, वो होगा ब्रांच की किताबों में, हम एचओ की बुक्स बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट, 28 मार्च 2012 एचओ ने डिस्पैच किए गुड्स टू द ब्रांच 25,000 की इनवॉइस प्राइस विच वाज नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। मतलब ये क्या? गुड्स इन ट्रांजिट। कौन करेगा इसका एंट्री? रेसिपिएंट, यानी कि ब्रांच। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? एचओ। तो हमें लिखना होगा एचओ की बुक्स में नो एंट्री, और ये देखो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है साथ में एस्टरिस्क, तो यहां इसके बारे में चर्चा। नो एंट्री शैल बी पास्ड बाय एचओ फॉर दिस गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ 25,000। इसका एंट्री करेगा कौन? एंट्री करेगी ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, ये वाली एंट्री होगी। और कौन करेगा? ब्रांच पास करेगी ये वाली एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 25,000 रुपए। आगे फोर्थ पॉइंट, अ रेमिटेंस ऑफ 10,000 सेंट बाय ब्रांच ऑन 30 मार्च बट रिसीव्ड बाय एचओ ऑन 1 अप्रैल। मतलब 31 मार्च को जब ईयर एंड हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रही है, तब ये इन ट्रांजिट था। तो रेसिपिएंट कौन है कैश का? एचओ। तो एचओ एंट्री करेगा, बिल्कुल करेगा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट 10,000 रुपए से। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट 10,000 रुपए। लास्ट पॉइंट, एचओ मेड पेमेंट ऑफ 25,000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच एंड रॉन्गली डेबिटेड टू इट्स ओन परचेज अकाउंट। एचओ ने ब्रांच के लिए
परचेज किया और गलती से अपना परचेज डेबिट कर दिया तो गलत हुआ। आपने परचेज डेबिट क्यों किया? परचेज को तो क्रेडिट कर दो, ये लो। और डेबिट किसको करना था? किसके लिए परचेज किया? ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए आपने पैसा खर्च किया तो ब्रांच से वापस भी तो लेना है, तो ब्रांच को डेटर बनाओ। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 25,000 रुपए। ये एंट्री भी आप बच्चों की गलत हो सकती है, इसको भी सही कर लें। ब्रांच टू परचेजेस। ये प्रश्न नंबर 17 हमारा चेक हुआ। चेक 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 चेक। प्रश्न नंबर 18 पर आ गए। अगेन एग्जाम क्वेश्चन 5 मार्क्स। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ध्यान से क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लेना कि किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री मांग रहा है। एचओ की बुक्स में। टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ 31st ऑफ मार्च 2011। फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 11,000 ऑन कोलकाता ब्रांच फिक्स्ड एसेट व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपनड इन बुक्स ऑफ एचओ। तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट एचओ की बुक्स में ओपन है और उस एसेट की डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन नाम तो जाएगा ब्रांच की बुक्स में क्योंकि एसेट उनका है। ब्रांच करेगी डेप्रिसिएशन टू एचओ। एचओ कहेगा ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, क्योंकि एसेट हमारे यहां मेंटेन है तो डेप्रिसिएशन के कारण एसेट का बैलेंस कम होगा। किसकी बुक्स में? हमारी। तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट, कम करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। फिर आ रहे गुड्स अमाउंटिंग टू 7500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एचओ। मैंने उस दिन एक बहुत लाजवाब चीज सिखाई थी कि कभी भी दो ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो उसका एंट्री एचओ करेगा और दोनों ब्रांच आपस में एचओ का नाम लिखेंगी। ब्रांच की डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगी जर्नल एंट्री में, एचओ के थ्रू रूट होगी और एचओ भी मेंटेन करेगा उस चीज को कि किस ब्रांच ने किसको क्या दिया है, किस तरह से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो किसने क्या किया? गुड्स अमाउंटिंग टू 7500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो किसको मिल रहे हैं भाई? दिल्ली को। तो दिल्ली डेबिट हो गया। और किसने दिए? कलकत्ता ने, कोलकाता ने। तो दिल्ली टू कोलकाता 7500। सी पॉइंट कहता है जी दिल्ली ब्रांच पेड 2,10,000 फॉर मशीनरी परचेज बाय एचओ इन दिल्ली। मशीनरी किसने खरीदी? एचओ ने। तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, लेकिन कहते किसने पे कर दिया? दिल्ली ब्रांच ने। तो एचओ कहेगा भाई मशीनरी तो हमारी है, मशीनरी डेबिट, लेकिन क्रेडिट में हमने पे नहीं किया। किसने पे कर दिया? दिल्ली वालों ने। तो टू दिल्ली ब्रांच, हमने क्रेडिटर बना लिया दिल्ली ब्रांच को। कोलकाता ब्रांच कलेक्टेड 8,000 फ्रॉम अ कोलकाता कस्टमर ऑफ एचओ। क्या बात है, कोलकाता ब्रांच ने पैसा कलेक्ट कर लिया एचओ के डेटर से। अगर एचओ को मिलता, मैं एचओ, मुझे मिलता, मैं कहता कैश टू डेटर, लेकिन अब कलकत्ता ब्रांच वालों ने पैसा ले लिया उस डेटर से। ये क्या बात यार, कैश तो मुझे आया ही नहीं, तो मैं किससे ले लूंगा? कलकत्ता वालों से। तो मैं कह रहा हूं कोलकाता ब्रांच डेबिट, लेकिन डेटर तो मेरा कम हुआ, तो टू डेटर अकाउंट। फिर कहता है जी गुड्स ऑफ ₹20,000 सेंट बाय एचओ टू दिल्ली ब्रांच ऑन 28 रिसीव्ड बाय द लेटर ऑन 10th अप्रैल। तो फिर से क्या गुड्स इन ट्रांजिट हो गया क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग डेट पर ब्रांच के पास नहीं पहुंचे। और रेसिपिएंट कौन है? ब्रांच। तो एंट्री कौन करेगा? ब्रांच। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? एचओ की। तो एचओ की बुक्स में तो हम कह देंगे भैया नो एंट्री। एचओ की बुक्स में नो एंट्री। नो एंट्री शैल बी पास्ड बाय एचओ फॉर गुड्स इन ट्रांजिट 20,000। एंट्री कौन करेगा? दिल्ली ब्रांच एंट्री करेगी इसकी। कैसे? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ अकाउंट 20,000 की गुड्स हमें 20,000 रुपए के आने वाले हैं। ये हमने प्रश्न नंबर 18 को खत्म किया। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं बेटा। बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी जर्नल एंट्री, क्योंकि काफी सारी हमने क्लास में किया, काफी सारा होमवर्क में, तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अगेन हेड ऑफिस। एक एक करते हुए सभी ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले कहता है जी गुड्स परचेज बाय ब्रांच 7500, लेकिन पेमेंट मेड बाय एचओ, और एचओ हैज रॉन्गली डेबिटेड दिस अमाउंट इट्स ओन परचेजेस अकाउंट। ब्रांच ने गुड्स खरीदे थे 7500 के, पेमेंट किसने करी? एचओ ने करी। हम किसकी बुक्स बना रहे? ध्यान रहे, एचओ की। एचओ हैज रॉन्गली डेबिटेड द अमाउंट इट्स ओन परचेजेस। एचओ ने सिर्फ पैसा दिया था, उसको करना चाहिए था ब्रांच टू कैश, लेकिन एचओ ने उठा के कर दिया परचेजेस टू कैश। तो यार तुम्हारी परचेजेस थोड़ी हैं, परचेजेस को क्रेडिट करो। चलो परचेजेस को क्रेडिट करो। और किसके बिहाफ पर पे किया? ब्रांच के। तो ब्रांच होगा डेबिट। कैश जो पे किया वो तो करेक्ट क्रेडिट हुआ, होना चाहिए था ब्रांच टू कैश, आपने किया परचेज टू कैश। ये देखो मैं बताऊं, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट ब्रांच टू कैश। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? परचेज टू कैश। तो कैश तो देखो सही क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट होना चाहिए था
रॉन्ग एंट्री में भी ये तो सही क्रेडिट हुआ। तो गलती किस में हुई, इसमें ब्रांच और परचेजेस में। करेक्ट में ब्रांच डेबिट होना चाहिए, डेबिट करो, और गलती से परचेज डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो। फिर कहता है जी ब्रांच पेड 6500 एज सैलरी टू एचओ ऑफिशियल, ब्रांच हैज डेबिटेड द अमाउंट टू सैलरी अकाउंट। क्वेश्चन देखो उकसा रहा है आपको कि ब्रांच के हिसाब से हम एंट्री करते हैं, हम एचओ की बुक्स बना रहे हैं, हमारा ऑफिशियल है एचओ का, उसकी सैलरी है, तो हमारा खर्चा हम कहेंगे भैया सैलरी डेबिट है, लेकिन टू कैश हमने नहीं किया, ब्रांच ने पे कर दिया, तो हम कहेंगे टू ब्रांच, सैलरी टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट आ रहा है, कहता है डेप्रिसिएशन 11,250 की इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच शॉप हुज अकाउंट इज केप्ट इन एचओ बुक्स। एचओ की बुक्स में अकाउंट है तो डेप्रिसिएशन नाम तो आएगा ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच करेगी डेप्रिसिएशन टू एचओ, और एचओ क्या कहेगा, ब्रांच डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट, क्योंकि अकाउंट हमारे यहां पर मेंटेन है, डेप्रिसिएशन की वजह से बैलेंस कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे इसे। नेक्स्ट आता है जी डी पॉइंट, एक्सपेंसेस 5600 टू बी चार्ज टू दी ब्रांच फॉर वर्क डन ऑन इट्स बिहाफ बाय एचओ। 5600 रुपए के खर्चे हमने ब्रांच को चार्ज किए। जब ब्रांच एंट्री करती है ना इस चीज की, तो ब्रांच कहती है एक्सपेंस टू एचओ, एक्सपेंस मिल गया, एचओ ने तो अपना एक्सपेंस खत्म किया, ट्रांसफर कर दिया, तो एचओ क्रेडिट करेगा, और किसको ट्रांसफर किया भाई, ब्रांच को। तो ब्रांच टू एक्सपेंस, ब्रांच को डेटर बना लिया एक तरह से, पैसे लेने, और पहले हमने खर्चा डेबिट किया हुआ था, लेकिन ये खर्चा हमारा नहीं है, तो उतने रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया जितने रुपए से हमारा नहीं है। फिर कहता है गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच नॉट येट रिसीव्ड बाय ब्रांच, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, क्या इसकी एंट्री एचओ को करनी चाहिए, जी नहीं, तो एचओ कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नो एंट्री शैल बी पास्ड बाय एचओ फॉर दिस गुड्स इन ट्रांजिट, एंट्री कौन करेगा, एंट्री करेगी ब्रांच, वो कहेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ 25,000 रुपए। 19th नंबर क्वेश्चन खत्म किया गया हमारे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए पुत्र। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रांच सॉरी पास नेसेसरी, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो भैया अब बहुत समय के बाद बुक्स ऑफ ब्रांच पर आए, टू रेक्टिफाई और एडजस्ट। मैंने यहां पर किसी भी एंट्री में नरेशन लिखकर नहीं बताया, नरेशन बहुत आसान है, आप बिंग करके ब्रैकेट में लिखकर आ जाएंगे, वही चीज जो कि यहां पर आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको श्रिंक करके बस, ठीक है ना, तो उसमें हम समय जाया अपना नहीं कर रहे। पहला पॉइंट, ब्रांच ने 24,000 का सैलरी पे किया एचओ को और अमाउंट वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अब देख रहे हैं बार बार उन्हीं चीजों की रेपिटेशन एग्जाम में भी, तो यार हमने जो करेक्ट एंट्री करनी थी होनी चाहिए थी एचओ टू कैश, हमने कर दिया सैलरी टू कैश। कैश तो सही क्रेडिट हुआ लेकिन सैलरी गलत डेबिट हो गया, एक तो सैलरी को क्रेडिट कर दो, और डेबिट क्या होना चाहिए था एचओ, हमने एचओ की बिहाफ पर दिया तो एचओ डेबिट हो गया 24,000 रुपए। फिर कहता है एचओ के एक्सपेंसेस एलोकेट टू दी ब्रांच 22,500, अगर मेरा खुद का खर्चा होता हम कहते हैं एक्सपेंस टू कैश, लेकिन यहां एक्सपेंस एचओ से ट्रांसफर होकर आया तो एक्सपेंस डेबिट टू कैश नहीं करना, टू कैश तो हो चुका, खर्चा पे हो चुका एचओ के द्वारा, हमें एचओ को देना होगा इसका पैसा, तो एचओ को क्रेडिटर बना लिया, एक्सपेंस टू एचओ। नेक्स्ट कहता बेटा एचओ कलेक्टेड 50,000 रुपए डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर ऑन ब्रांच बिहाफ। हम ब्रांच की बुक्स बना रहे हैं, मेरा कस्टमर मुझे पैसे देता, मैं कहता कैश टू डेटर, लेकिन कैश का मौका ही नहीं मिला, एचओ ने कलेक्ट कर लिया यार मेरे बिहाफ पर, तो हम कहेंगे एचओ अकाउंट डेबिट, डेटर बना लिया, तुमसे पैसे लेंगे, और जो हमारे डेटर थे वो कम हो गए क्योंकि उन्होंने तो पैसे दे दिए। आप कल को डेटर को ये नहीं कह सकते तूने हमें पैसे क्यों नहीं दिए, एचओ को क्यों दे दिया, डेटर का तो कम हो गया ना बैलेंस। अगर आपने 1 लाख लेना था, डेटर ने 20,000 दे दिया, तो डेटर तो कम होगा 20 से, ये श्योर है, और कम होगा मतलब क्रेडिट करना होगा क्योंकि डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट। नेक्स्ट कहता ब्रांच हैज सेंट रेमिटेंस ऑफ ₹1,20,000 बट द सेम नॉट रिसीव्ड बाय एचओ। एचओ रेसिपिएंट ने तो भाई एंट्री कौन करेगा, एचओ करेगा, हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ ब्रांच, तो ब्रांच इसकी एंट्री नहीं कर सकती, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री एचओ करता है। नो एंट्री शैल बी पास्ड बाय ब्रांच फॉर कैश इन ट्रांजिट, इसकी एंट्री एचओ करेगा, तो एंट्री बाय एचओ, एचओ कहेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, कितने रुपए जी, 1,20,000। ये हमारा होमवर्क यहां पर आकर कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं चंद क्षणों में।
चलिए जी पुत्र, हम आ गए आगे। या CIT GIT कैश इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 23 किया, 25 किया, 26 किया, 27 किया, तो ये 24 क्यों नहीं किया? 24 क्वेश्चन करते हैं पहले, आइए। 23 किया, 25 किया, 26 किया, 27 किया, ठीक है। 24 क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। सेम कॉन्सेप्ट हमारा कंटिन्यू हो रहा है। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक जो है बातें कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ रहे हैं जी। यो ल्यो प्रश्न नंबर 24। 27वां क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, हमने पूरा कर लिया था। 8 एंट्री थी इसके अंदर, कर लिया था जी 8 एंट्रीज, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 24 पर हमारी निगाहें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इसके आगे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांचेस एंड एचओ, मतलब सभी की बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो ये कुछ एडवेंचरस क्वेश्चन होगा हमारे लिए। आइए देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹5,000 सप्लाइड बाय दिल्ली टू आगरा अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एचओ। ये याद आ गया किस टाइप का क्वेश्चन है? इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। इंटर ब्रांच, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कर रही है, लेकिन हमने कहा था एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का नाम अपनी बुक्स में कभी नहीं लिखेगी। आप अगर एक ब्रांच और आपने दूसरी ब्रांच से ट्रांजैक्शन की, तो आप हमेशा एचओ के थ्रू एंट्री जो है करेंगे, मतलब एचओ का नाम लिखेंगे, और एचओ दो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा सिंपल रूल से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें बेसिकली दो ब्रांच है, यहाँ पे एक दिख रहा है दिल्ली आगरा, अगले वाले में जाओगे वहां भी दिल्ली और आगरा दिखेगा, फिर दिल्ली आगरा, आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली। तो दो ब्रांचेज हैं, हमें दिल्ली ब्रांच आगरा ब्रांच में भी एंट्री करनी है और एचओ की बुक्स में भी एंट्री करनी है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते रहेंगे और उससे संबंधित एंट्री को पास करेंगे। यो लो जी आंसर नंबर 24। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री जी किस किस की किताबों में करनी? बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, बुक्स ऑफ आगरा ब्रांच एंड बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सभी की बुक्स में एंट्री पास करनी है टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फ्लो ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ABCDE करते हुए सबसे पहले आ रहा है ए। क्या बोला क्वेश्चन? गुड्स वर्थ ₹5,000 सप्लाइड बाय दिल्ली टू आगरा अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एचओ। दिल्ली ने आगरा वाले को गुड्स भेजे, दिल्ली के यहां से गुड्स चले गए। नॉर्मल में सोचो आप एंट्री करनी होती तो क्या करते? अगर दिल्ली वालों को एंट्री करनी होती, आपने गुड्स भेजे, आप कहते आगरा ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब एचओ ब्रांच को भेजता है तो एचओ क्या एंट्री करता है? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सिमिलरली अगर दिल्ली ब्रांच आगरा को भेज रहे तो एंट्री क्या करनी होती? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन मैंने कहा ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एचओ टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने रुपए के भेजे आपने? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए जिसको मिलते हैं जब एचओ भेजता है ब्रांच को और ब्रांच को मिलता है, तो ब्रांच क्या कहते हैं? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ। आगरा वालों को गुड्स मिले दिल्ली से, ये कहेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू। दिल्ली वालों से मिले तो कहना तो चाहिए टू दिल्ली ब्रांच, लेकिन हमने कहा आप दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे, आप एचओ के थ्रू एंट्री पास करेंगे। तो टू एचओ अकाउंट 5,000 रुपए। दिल्ली वालों ने भेजे गुड्स, गुड्स क्रेडिट हो गए, आगरा वालों को मिला, आगरा वालों ने डेबिट कर लिए। लेकिन सवाल ही उठा दिल्ली के बुक्स में आगरा का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा।
आगरा के बुक्स में दिल्ली का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। और एचओ क्या कहेगा? एचओ तो ये कह रहे भाई किसको मिला ये बता दो और किसने दिया ये बता दो। किसको मिला? आगरा वाले को। किसने दिया? दिल्ली ने। तो एचओ कहेगा आगरा ब्रांच डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल लगाएगा। आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना। ये लीजिए 5,000 रुपए। ये हमारा पहला पड़ाव जो है पार हुआ। बुक्स ऑफ दिल्ली, बुक्स ऑफ आगरा, बुक्स ऑफ एचओ सब में जर्नल एंट्री होती हुई बी पॉइंट पर आ गए। बी पॉइंट क्वेश्चन क्या था? जय माता दी। क्वेश्चन कहता थी दिल्ली ब्रांच ड्रॉज अ बीआर 4,000 रुपए के लिए ऑन आगरा ब्रांच विच सेंड्स इट्स एक्सेप्टेंस। मतलब आगरा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। नॉर्मल में दिल्ली ब्रांच बिल ड्रॉ करती तो कहती बीआर टू आगरा, लेकिन हमने सीखा आप दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे बीआर टू एचओ। कितने रुपए से? 4,000। और आगरा ब्रांच वालों ने इसको एक्सेप्ट किया तो आप अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, आप कहेंगे एचओ अकाउंट टू बीपी अकाउंट, एचओ टू बीपी। बड़ी सिंपल है, बस दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिखना, एचओ के थ्रू करो। और एचओ क्या कहेगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब बिल किसने ड्रॉ किया? बेसिकली बिल किसने ड्रॉ किया? बिल किसके पास है? अंत में दिल्ली वालों के पास। ड्रॉ किया, एक्सेप्ट कराया और अपने पास ले लिया। बीआर सॉरी ये कहेंगे दिल्ली ब्रांच डेबिट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच 4,000 रुपए। दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच 4,000 रुपए। सी पॉइंट, पॉइंट सी पर आए पुत्र। क्वेश्चन के अंदर दिल्ली ब्रांच रिसीव्ड 1,000 रुपए फ्रॉम आगरा ब्रांच। नॉर्मल में एंट्री होती, दिल्ली वाले कहते हैं कैश टू आगरा। कैश आ गया कहां से? आगरा से। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते। कैश तो आया लेकिन दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिखना, आप कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट 1,000 रुपए। आगरा वालों ने दिया किसको? दिल्ली को। वो कहते दिल्ली ब्रांच टू कैश, लेकिन नहीं कह सकते, दूसरी ब्रांच का नाम नहीं लिखने का। आप कहोगे एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एचओ टू कैश 1,000। एचओ तो बस ये पूछेगा किसने किसको दिया। आगरा ने दिल्ली को दिया, दिल्ली ने रिसीव किया, तो रिसीवर को डेबिट करो। दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट 1,000 टू घाघरा नहीं सॉरी आगरा ब्रांच। दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच 1,000 रुपी। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल नॉर्मल एचओ जो है लगाएगा। ये सी पॉइंट की एंट्री भी डन किया। पॉइंट नंबर डी पर इसके बाद हम आते हुए गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑफ आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। आगरा ब्रांच का कस्टमर दिल्ली ब्रांच वालों को सामान रिटर्न कराया। अगर आगरा वालों को ही रिटर्न किया होता तो आगरा वाले एंट्री क्या करते? सेल्स रिटर्न टू डेटर, क्योंकि सामान आ गया सेल रिटर्न और डेटर कम हो गया तो टू डेटर। लेकिन सामान अपने पास है नहीं, सामान कहां पहुंच गया? दिल्ली वालों के पास, तो दिल्ली वाले कहेंगे सेल रिटर्न डेबिट, सामान हमारे पास आया। लेकिन टू डेटर आगरा वाला करेगा क्योंकि डेटर आगरा ब्रांच का है। सॉरी
दिल्ली वाला कहेगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 2000। लेकिन चाहकर भी आप टू डेटर नहीं कर सकते क्योंकि आपका तो डेटर है ही नहीं। आगरा वालों का तो आप कहोगे टू एचओ अकाउंट। आगरा वालों का डेटर है तो आगरा वाले टू डेटर तो कह देंगे, लेकिन सेल रिटर्न तो आई नहीं उन्हें, तो वो कहेंगे एचओ अकाउंट। होना तो चाहिए था दिल्ली ब्रांच का नाम, कि दिल्ली ब्रांच ने ले लिया हमारे बिहाफ पर, लेकिन दूसरी ब्रांच का नाम लिखने का नहीं। तो आप कहोगे एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, 2000 रुपए। और एचओ तो बस ये पूछेगा किसको मिला, किसको मिला था, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑफ आगरा टू दिल्ली, दिल्ली वालों को मिला। तो ये कहेगा एचओ दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच, दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच, 2000 रुपये बेटा। कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अंतिम पॉइंट पर आ रहे हैं इसके पश्चात, पॉइंट ई। पॉइंट ई कहता जी आगरा ब्रांच कलेक्टेड 2000 रुपए फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच। दिल्ली वालों का कस्टमर था, अगर हमें पैसा मिला होता मतलब दिल्ली वालों को कहते कैश टू डेटर, लेकिन पैसा तो कहां चला गया, आगरा वाले को वापस कर दिया, आगरा ब्रांच को। तो आगरा ब्रांच कहेगी कैश डेबिट, लेकिन डेटर किसके, दिल्ली वालों का। डेटर तो दिल्ली का कम हुआ और बदले में दोनों क्या लिखेंगे, एचओ एचओ। तो दिल्ली वालों को अगर अपना खुद का कैश मिलता तो आप कहते कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन पैसा आपको नहीं मिला, पैसा कहां गया, आगरा को। तो आपको पैसा तो आया ही नहीं, आप कहोगे एचओ अकाउंट, लेकिन डेटर तो आपका ही कम हुआ। तो एचओ टू डेटर अकाउंट 2000 रुपये पुत्र, एचओ टू डेटर 2000 रुपये। ये कौन कह रहे हैं, दिल्ली ब्रांच। आगरा वाले कह रहे हैं कैश आ गया भैया, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन डेटर आपका थोड़ा था, तो आप कहोगे कैश टू एचओ। नॉर्मल में कहते कैश टू दिल्ली ब्रांच, लेकिन कैश टू एचओ कहना पड़ेगा, दूसरी ब्रांच का नाम लिखना बैन है। तरह यार सभी का फैन है। आओ जी, कैश टू एचओ 2000। और किसको मिला, आगरा ने कलेक्ट किया, तो आगरा वाले रेसिपिएंट है। एचओ कहेगा भैया आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, आगरा टू दिल्ली, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई, आगरा नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। कंप्लीट कर लें। चलिए जी, हमारा जर्नल एंट्री वाला काम खत्म हुआ। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इसी के बेस पर आगे इजाद हुआ। अभी देखिए, जैसे हमने तो ये छोटा सा क्वेश्चन किया, दो ही ब्रांच दिल्ली और आगरा, और देखा कि एचओ जब जब दिल्ली और ब्रांच के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो तो बराबर एचओ को बताया जा रहा है। दिल्ली वाले कह रहे सर हमारा कस्टमर तो आगरा वाले ने लिया, एचओ तो ठीक है रुको एंट्री पास करता हूँ। सर उसने कैश हमारा इतना ले लिया, सर हमने बीआर ड्रॉ किया सर उस पर, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बार बार हर ब्रांच परेशान करती है, और तो सिर्फ दो ब्रांच है। एज्यूम करो एचओ की 4 ब्रांच 5 ब्रांच हो, तो एचओ तो बेचारा इसी काम में लगा रहेगा, बार बार एंट्री पास किया जा रहा है, एक दिन में पता नहीं कितनी बार एंट्री पास किया जा रहा है। तो एचओ कहता है यार ये काम तो गलत हो रहा है, मेरे से नहीं संभलता ये काम। तो जब आपके बीच में, मतलब दो ब्रांचेस के बीच में इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप ऐसा करो, आप मुझे एक मंथ या एक ईयर के एंड पर बता दो, मैं उस वक्त एक एडजस्टमेंट एंट्री एक बार ही डाल दूंगा, रादर देन बार बार डालने की बजाय। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसी के बेस पर बनता है। लिखते हैं एक बार, कॉन्सेप्ट नंबर 8, चैप्टर में कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर आ गए।
passing single journal entry by HO for inter branch transactions. Passing single journal entry by HO for inter branch transactions. इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का मतलब एक ही एचओ की डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसके लिए हम बार बार एंट्री करने की बजाय एक बार ही एंट्री पास करेंगे, एक सिंगल जर्नल एंट्री। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, आपस में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, लेट्स से ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली वो 4 ब्रांच का आता है, ज्यादा का भी आ सकता है, करने का तरीका सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम रहेगी। तो मैं कह रहा हूं ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 के साथ ट्रांजैक्शन की, ब्रांच 1 ने ब्रांच 3, ब्रांच 1 ने ब्रांच 4, ब्रांच 2 ने ब्रांच 1, ब्रांच 3, ब्रांच 4। सिमिलरली ब्रांच 3 ने ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 4, और ब्रांच 4 ने ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। तो इतने सारे जब ट्रांजैक्शंस होंगी, हर ब्रांच बाकी 3 ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो एचओ कहता है तुम ऐसा करो, पूरा एक पीरियड ले लो, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, 6 महीने, क्वार्टर, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली अ मंथ, हर महीने में जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कर लो, और मंथ एंड पर मैं एक ही बार जर्नल एंट्री उसकी सिंगल पास करूंगा, रादर देन पासिंग द जर्नल एंट्री एट ईच पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब जब ट्रांजैक्शन अराइज होगी तब तब हम एंट्री नहीं करेंगे। तो एचओ कह रहा है, एचओ कह रहा है आई विल पास आ सिंगल जर्नल एंट्री। आप सभी की इन हरकतों के लिए हम एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैसे होगा काम, हर चीज जो है आराम से देखते हैं, फिर एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसके बेस पर जर्नल एंट्री पास होगी। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने साथ प्रश्न नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन मई 2003 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। इस जैसे कई क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, क्योंकि अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो नंबर इसमें फ्री के, मुफ्त के माने जाते हैं। शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ एट द एंड ऑफ अप्रैल 13। एंड ऑफ अप्रैल 13 कब होता है भाई, 30 को या 31 को? सर बताते सर जैन फेब मार्च। ओ बड़े हो जाओ, ये बचपन की हरकतें थी, ऐसे करके गिनते थे जे 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 जे। अभी ऐसा नहीं, अप्रैल में बोले तो 30 ओनली, याद रहना चाहिए। फॉर incorporation of inter-branch transactions assuming that only HO maintains different branch accounts in its books। HO सही ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करते तो HO एंट्री पास करेगा। सबसे पहले दिल्ली ब्रांच, फिर मुंबई ब्रांच, फिर चेन्नई ब्रांच और फिर कोलकाता ब्रांच। तो 4 ब्रांचेस हैं हमारे पास, हर ब्रांच के में कुछ कुछ ट्रांजेक्शन। जैसे दिल्ली वाले में देखोगे नंबर 1 लिखे रिसीव्ड गुड्स, कहां से, मुंबई से इतने के, कोलकाता से इतने के, फिर सेंट गुड्स। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन है। हम देखते हैं हमें किस प्रकार से जो है इसका कार्यक्रम आयोजित करना है। तो आंसर नंबर लिखते हैं 28। स्टेटमेंट शोइंग, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सभी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस को शो करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। पर्टिकुलर्स केड़िया केड़िया ब्रांचा ने, दिल्ली ब्रांच, देन मुंबई ब्रांच। यार स्पेस दा अंदाजा किदा लाइए, चेन्नई ब्रांच मैं रफ में कर रहा हूं अभी, फिर इसको फेयर करता हूं, और लास्ट में कोलकाता ब्रांच। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर।
दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच। ओके, करना क्या है, हर एक के अंतर्गत दो दो कॉलम बना लेने डेबिट क्रेडिट। दिल्ली के अंदर बना लो डेबिट क्रेडिट, मुंबई के अंतर्गत बना लो डेबिट क्रेडिट, चेन्नई के अंतर्गत बना लो डेबिट क्रेडिट और कोलकाता के अंतर्गत बना लो डेबिट क्रेडिट। अगर लाइंस भी लगा सकते तो बहुत बढ़िया होता। लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, is it straight? Let me see in the system. Looks fine. ये लीजिए फिगर्स, इसके अंदर हम इजीली मेरे ख्याल सारी भर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पर्टिकुलर्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और सभी ब्रांचेस के अंतर्गत दो सब कॉलम डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आ रहा है दिल्ली ब्रांच, सबसे पहला हेड लिख दिया मैंने दिल्ली ब्रांच। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, रिसीव्ड गुड्स। पहला पॉइंट है गुड्स रिसीव के लिए। याद रहे एचओ के हिसाब से सोचना है। किसने रिसीव किए, दिल्ली ने 35,000 के रिसीव किए फ्रॉम मुंबई, तो दिल्ली डेबिट मुंबई क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखिए, इसके बाद तो आप इतने तेज भागेंगे मैं पीछे रह जाऊंगा। आप बच्चों को एक बार समझ आ गया तो आप बच्चे फटाफट करते जाएंगे। दिल्ली वाले ने रिसीव की, दिल्ली ब्रांच ने 35,000 रुपए के, और दिए किसने, फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई क्रेडिट हो गया, दिल्ली डेबिट हो गया। और साथ में कहता दिल्ली ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम मुंबई तो हो गया, एंड 15,000 रुपए के फ्रॉम कोलकाता, तो दिल्ली ने और रिसीव किए 15,000 के, किससे, कोलकाता से, तो कोलकाता क्रेडिट हो गया जी। कोई भी जो ट्रांजेक्शन आपको दिया होगा उसका डबल इंपैक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको सिर्फ ये देखना है डेबिट कहां करूं, क्रेडिट कहां करूं, इतनी सी बात है। फिर कहता है जी बी आर रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम चेन्नई, तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, दिल्ली ब्रांच ने बी आर रिसीव किया, तो दिल्ली फिर से डेबिट हो गया, क्योंकि रिसीव किया आपने। कहां से किया रिसीव, चेन्नई से, तो चेन्नई को जाकर क्रेडिट करो। चेन्नई में गए और चेन्नई में क्रेडिट कॉलम में हमने 20,000 रुपए लिख दिया, ये बी आर रिसीव्ड का हो गया। अरे सॉरी सर, सर आपने वो सर सेंट गुड्स का नहीं लिखा बेटा, मैंने भी देखा, बड़ा मैंने भी देखा, सॉरी सॉरी, सेंट गुड्स, सेंट गुड्स था पहले, सेंट गुड्स
टू चेन्नई 25,000, दिल्ली ने भेजी तो दिल्ली खुद को क्रेडिट, मतलब दिल्ली क्रेडिट हो रहा है एचओ की बुक्स में 25,000 का। किसको भेजा था? टू चेन्नई, चेन्नई को डेबिट करो, चेन्नई को डेबिट किया जाए 25,000, और कोलकाता को भेजा 20,000, तो दिल्ली क्रेडिट हुआ 20,000 से और कोलकाता डेबिट हो गया 20,000 से। ये लीजिए, रिसीव्ड गुड्स हो गया, सेंट गुड्स हो गया। तीसरे नंबर पर आए बी आर रिसीव्ड। नंबर 3, नंबर 3 बी आर रिसीव्ड, दिल्ली ब्रांच ने बी आर रिसीव किया तो दिल्ली डेबिट हो गया। कहां से आया? चेन्नई से, तो चेन्नई क्रेडिट हो गया 20,000 से। एक ही पृष्ठ पर हम कोशिश करेंगे सारी ट्रांजैक्शन लिख दें, नहीं तो अगली शीट पर अगर क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो गया स्टेटमेंट तो फिर से सारी लाइंस बनानी पड़ेंगी, जो कि समय का वेस्टेज होगा। नंबर 4 एक्सेप्टेंसेस सेंट, नंबर 4 एक्सेप्टेंसेस सेंट, आपने भेजा तो आप क्रेडिट हो जाइए दिल्ली 25,000 से, और किसको भेजा? मुंबई को, तो मुंबई डेबिट हो गया 25,000 से। साथ में कल कोलकाता को भी भेजा 10,000, तो दिल्ली क्रेडिट 10,000 से, कोलकाता डेबिट 10,000 से। ये दिल्ली ब्रांच की जितनी भी ट्रांजैक्शंस लिखी थी हमने सारी इनकॉर्पोरेट कर दी डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आ रहे बी पॉइंट मुंबई ब्रांच। हम सिर्फ क्वेश्चन से ही देख रहे हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन में जाकर मार्किंग नहीं करा रहा, ठीक है ना। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन वाइज नहीं पढ़ रहे, आपके पास भी क्वेश्चन है, मेरे पास भी क्वेश्चन है, तो वहीं से चेक कर रहे हैं। अगला आ रहा है जी मुंबई ब्रांच। और ब्रैकेट में क्या लिखता है? अपार्ट फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर वाले के अलावा ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो ट्रांजैक्शंस की उसमें भी कुछ में मुंबई इन्वॉल्व था। तो ऐसा ना आप समझ लें कि मुंबई की वो वाली ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन सेम है, ऐसा कुछ मत समझना। वो अलग थी, ये अलग है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से रिसीव्ड गुड्स, तो मुंबई ने गुड्स रिसीव किए, मुंबई खुद को, मुंबई डेबिट होगा, कहते 15,000 की रिसीव किए कोलकाता से, तो मुंबई डेबिट और कोलकाता क्रेडिट 15,000 रुपए। साथ में सिमिलरली 20,000 रुपए के आपने कोलकाता से लिए, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम दिल्ली, सॉरी रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम दिल्ली 20,000, तो मुंबई डेबिट हो गया और दिल्ली क्रेडिट हो गया। मुंबई को रिसीव हुए गुड्स तो मुंबई डेबिट है और दिल्ली क्रेडिट है। नंबर 6 कैश सेंट, नंबर 6 कैश सेंट टू दिल्ली, मुंबई ने भेजा तो मुंबई क्रेडिट, दिल्ली में भेजा 15,000 का तो मुंबई क्रेडिट, दिल्ली डेबिट। साथ में कोलकाता में भी भेजा 7 का तो मुंबई क्रेडिट और कोलकाता डेबिट हो गया। मुंबई ब्रांच में 2 ही ट्रांजैक्शन लिखी थी, डन हो गया। मुंबई के बाद अगला नंबर आता है चेन्नई का, तो पॉइंट सी फॉर चेन्नई ब्रांच, पॉइंट नंबर 7 पर आ गए बच्चे। चेन्नई ब्रांच हेडिंग लिखा और पॉइंट नंबर 7 रिसीव्ड गुड्स। क्वेश्चन बता रहे रिसीव्ड गुड्स किसने? चेन्नई ने। चेन्नई का कॉलम कहां है? ये रहा। रिसीव कीजिए गुड्स तो डेबिट कर दो 30,000 के, कहां से? फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता को क्रेडिट कीजिए। अगर चेन्नई ने रिसीव किए मतलब कोलकाता ने दिए, तो चेन्नई डेबिट है, कोलकाता क्रेडिट है 30,000 से। फिर लिखते हैं क्वेश्चन एक्सेप्टेंसेस एंड कैश सेंट टू कोलकाता, तो पॉइंट नंबर 8 के अंदर एक एक्सेप्टेंस भी है, पॉइंट नंबर 8 के अंदर है एक्सेप्टेंसेस सेंट और कैश सेंट। चेन्नई ने एक्सेप्टेंस भेजी 20,000 की, चेन्नई को क्रेडिट करो,
और कोलकाता को डेबिट कर दो क्योंकि कोलकाता को भेजी। सिमिलरली 10,000 का कैश भी चेन्नई ने भेजा, चेन्नई क्रेडिट, कोलकाता को भेजा तो कोलकाता डेबिट हो गया पुत्र। एक्सेप्टेंसेस और कैश सेंट बाय चेन्नई टू कोलकाता, उसका भी हमने कर दिया डेबिट क्रेडिट। डी पॉइंट कोलकाता ब्रांच, डी पॉइंट at the end now talks about Kolkata branch. Point number 9, सेंट गुड्स, कोलकाता ने भेजा, कोलकाता को क्रेडिट कीजिए टू चेन्नई, 35,000 रुपए से कोलकाता क्रेडिट करो और चेन्नई को भेजा तो चेन्नई को डेबिट करो। कॉलम ध्यान से देखते रहना, गलत कॉलम में डेबिट क्रेडिट मत कर देना। मैं अपना चेक कर लूं, मेरा सही है? सही है जी। कोलकाता ने भेजा कोलकाता क्रेडिट, चेन्नई को भेजे चेन्नई डेबिट। पॉइंट नंबर 10, पेड कैश, कोलकाता ने चेन्नई को कैश पे किया तो कोलकाता ने पे किया कोलकाता क्रेडिट 15,000 से, चेन्नई डेबिट 15,000 से। और पॉइंट नंबर 11 आ गया जी अंत में, एक्सेप्टेंसेस सेंट, एक्सेप्टेंसेस सेंट टू चेन्नई, फिर से कोलकाता क्रेडिट 15,000 से और बेटा चेन्नई डेबिट 15,000 रुपए से। जितनी भी चीजें थी सब हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दी। वही मेड श्योर कि अगली शीट तक ना जाए तो थोड़ा सा हमने टिच टिच पीड़ा पीड़ा जा लिखे। एनी हाउ हमें क्या करना है अब, इसके बाद जर्नल एंट्री के लिए क्या चाहिए, इनका टोटल कर लेने का। इनका टोटल कर लो कॉलम वाइज, सिंपल कॉलम वाइज टोटल कर लो। जैसे पहला दिल्ली ब्रांच का डेबिट कॉलम है 30 40 50 20 70 80 ते 5 85 85,000। इसके क्रेडिट कॉलम का टोटल करें, बी 40 45 ते 50 ते 80 ते बी 1 लाख। मुंबई ब्रांच का डेबिट 25 ते 15 40 20 60 60,000 ते मुंबई का क्रेडिट 35 ते 15 50 ते 7 57 57,000। चेन्नई का डेबिट 25 30 55 ते 35 90 ते 30 1,20,000। ਤੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 20 20 40 ਤੇ 10 50। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਡੈਬਿਟ 20 ਤੇ 30 37 ਤੇ 30 67,000। ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 15 15 30 30 60 30 90 100 1,20,000। ठीक है, 15 15 30 30 60 30 90 ਤੇ 10 1 ਲੱਖ 1 20 1 25 होना चाहिए जी, सॉरी 1 25। अब क्या करना, हमें टोटल कर लिया। किसी भी लेजर अकाउंट में टोटल हम इस तरह नहीं करते, हम क्या करते हैं बड़ी साइड देखते हैं कौन सी है और जो छोटे हैं उसमें क्या कर देते हैं कैरी डाउन कर देते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट कैरिड डाउन, मैं ऐसे कहता हूं बैलेंस कैरिड डाउन। दिल्ली ब्रांच का डेबिट है 85, क्रेडिट है 1 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है, डेबिट साइड में 15,000। मुंबई ब्रांच में कहां आ रही है 3,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। ये समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, दिल्ली फिर मुंबई फिर चेन्नई और फिर कोलकाता, ये कॉलम्स देखने हैं आपस में। चेन्नई में देखा 21 डेबिट 50 क्रेडिट, तो 70,000 बैलेंस कैरी डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। एंड लास्ट ब्रांच थी कोलकाता 67 डेबिट 125 क्रेडिट, तो 25 ते 33 58,000 बैलेंस कैरिड डाउन।
ये बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, मतलब अपने माइंड में पूरा लेजर अकाउंट विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, सोचो। और ये हम क्या करते हैं, बड़ी साइड का टोटल 1 लाख है, जिस दिल्ली ब्रांच के एग्जांपल, तो कैरी डाउन आ गया 15,000 ऑन दी डेबिट साइड। लेकिन जो आपका बैलेंस जो कहते हो कि यार डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो कैरिड डाउन के बेस पर कहते हो कि ब्रॉट डाउन के बेस पर? ऑब्वियसली ब्रॉट डाउन के बेस पर। तो बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। 15,000 जो अभी डेबिट था वो ब्रॉट डाउन कहां हो गया, क्रेडिट, मतलब दिल्ली ब्रांच का क्रेडिट है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे दिल्ली ब्रांच क्रेडिट होगी। हमने कभी भी कैरी डाउन के बेस पे डिसीजन नहीं लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कैश अकाउंट बना रहे हो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हम जानते हैं कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, कैश का कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा होगी, पेमेंट उसी में से तो होगी। आप पेमेंट कर कह सकते हो, आपके पास 100 रुपए का कैश, आप 110 का कैश कैसे दे सकते हो, पॉसिबल नहीं। बैंक अकाउंट में इट में भी पॉसिबल, लेकिन कैश में पॉसिबल नहीं होता। तो आपने जब यहां पर ट्रांजेक्शन करी, फिर यहां ट्रांजेक्शन करी, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर यहां आई, आप उसे क्या लिखते हो, कैरी डाउन। आप ये कहोगे क्या कि कैश का कैरी डाउन क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड पर कैरी डाउन है? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कैरी डाउन है, मतलब दिस इज ब्रॉट डाउन। तो इसके बेस पे जज किया जाता है कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो हमने सबसे पहले टोटल कर लिया, उस टोटल में जो छोटी साइज है वहां पर उसको कैरी डाउन कर दिया, सो दैट टोटल मैच हो जाए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाए। ये हमने पर्पस सॉल्व किया और कैरी डाउन को इमीडिएटली ब्रॉट डाउन कर दिया ऑन दी अपोजिट साइड। जैसे मुंबई का 3,000 क्रेडिट साइड दिख रहा है, ये ब्रॉड डाउन 3,000 डेबिट है। चेन्नई का 70,000 क्रेडिट दिख रहा है, ये भी 70,000 डेबिट है। और कोलकाता का 58,000 जो डेबिट दिख रहा है वो 58,000 क्रेडिट होगा। अब यहां हमने देखना है जिस जिसका बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है वो जर्नल एंट्री में डेबिट होगा, और जिस जिसका क्रेडिट साइड पर आ रहा है वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट में कौन कौन आ रहा है, ये डेबिट है एक तो मुंबई ब्रांच और चेन्नई ब्रांच, और क्रेडिट किस किस का है, दिल्ली और कोलकाता का। ये आपको लिख कर आने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया आपकी। एक मिनट, यहां तक आप नोट करें पहले। चलिए जी, इसके बेस पर अब हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। और रब 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 इसकी रब 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 रब। ये लीजिए, तो हम कह रहे हैं भैया बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन ने कहा था एट द एंड ऑफ अप्रैल 2013, मतलब 30 अप्रैल 2013 को ये जर्नल एंट्री पास हो रही है। कौन कौन डेबिट है, जिसमें मुंबई ब्रांच डेबिट है, ध्यान से देखिए, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट है कितने से, 3,000 से। चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट है, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट है बेटा कितने, 70,000 से। और 2
क्रेडिट में कौन है? एक तो डेली ब्रांच अकाउंट, डेली ब्रांच अकाउंट कितने रुपए से? 15,000 रुपए से। और लास्ट ब्रांच कौन सी थी ये? कोलकाता ब्रांच क्रेडिट है कितने रुपए से? 58,000 से। टू कोलकाता ब्रांच 58,000 जी। करिए कंप्लीट। चलिए गाइस, ये हमारा काम जो है यहाँ पर डन हुआ इससे संबंधित, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो हम बताई देते हैं। तो हनु एक तो है का क्वेश्चन नंबर 21 कॉन्सेप्ट नंबर 8 से, कॉन्सेप्ट नंबर 8 से एग्जाम का क्वेश्चन मई 2017 में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन फ्रॉम कॉन्सेप्ट 8 एंड हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप बच्चों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑल्सो फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 8 आरटीपी नवंबर 2015। ये 3 प्रश्न आपके होमवर्क में रहेंगे 21-22 21-22। चलिए जी, हम बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए डिपेंडेंट ब्रांच खत्म किया था, जिसमें डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच में आए, जर्नल एंट्रीज पहले सीखी भरपूर, क्वेश्चन के दबादब 5-6 क्वेश्चन क्लास में, 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में किए। उसके बाद इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का एक क्वेश्चन क्लास में करा दिया। समझ आ गया आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक स्टेटमेंट बनाना है अपने को इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट शो करना, टोटल करना, कैरी डाउन निकालते हुए ब्रॉड डाउन तक पहुंच जाना, और ब्रॉड डाउन के बेस पे जर्नल एंट्री को पास कर देने का। अब हम थोड़ा और आगे इसमें आइए बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस। फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब प्रॉफिट निकालना, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये बता दें। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत हमारा मकसद है ये कहना कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पी एंड एल अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगा।
डिपेंड करता है, क्वेश्चन हमें सिर्फ ब्रांच का पूछ सकता है या एचओ एंड ब्रांच का पूछ सकता है। चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट। ये मत कहना कि सर क्वेश्चन क्या एचओ का भी पूछ सकता है खाली, वो बहुत रेयर केस है। ब्रांच का तो पूछेगा ही पूछेगा, एचओ का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये हो गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा, वो एक एक करते हुए बता देता हूं, वो एक एक करते हुए मैं आपको बता देता हूं, वो एक एक करते हुए मैं आपको बता देता हूं। क्या बता देता हूं, थोड़ा इजी रखेंगे चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। एक पॉइंट जो है वो मुझे बताना है, इंटर यूनिट अकाउंट। इंटर यूनिट अकाउंट, इंटर यूनिट का मतलब जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। इंटर यूनिट अकाउंट से मेरा क्या मतलब है, लिख दूं यहां पर, एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। हमें क्या करना होगा, जब भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का आएगा, हमें इंटर यूनिट अकाउंट की क्या करनी है, रिकॉन्सिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है बेटा कि एचओ की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है और ब्रांच की बुक्स में जो एचओ का बैलेंस है वो सेम दिखना चाहिए। यार बड़ी सिंपल सी बात है ना, मान लो एक आप हो एक मैं हूं, जी हाँ, एक मैं और एक तू। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, मैं कह रहा हूं मैंने आपसे 5,000 रुपए ले रहे हैं, तो आपकी बुक्स में भी तो यही दिखना चाहिए कि आपने मुझे 5,000 रुपए देने। अगर दोनों की बुक्स में बैलेंस मिसमैच हो गया तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो डिसएग्रीमेंट हो गया, जिसके कारण क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो हमें इंटर यूनिट अकाउंट की रिकॉन्सिलिएशन करनी है। एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ब्रांच अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि एचओ को ब्रांच से पैसा लेना है, डेटर है एचओ के लिए ब्रांच, वहीं ब्रांच कहती है कि मैंने एचओ को देना है। तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। आराम से सुनेंगे मेरी बात। एक सबसे स्पेशल एंट्री जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रांजिट वाली। ट्रांजिट वाली एंट्री हमेशा ही क्वेश्चन में रहेगी जब भी फाइनल अकाउंट्स का आएगा नॉर्मली। तो एचओ अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री पास करता है, एचओ अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री पास करता है, एचओ कहता है कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। एचओ क्या एंट्री पास करता है, हमने सीखा हो कि रेसिपिएंट एंट्री पास करता है, तो एचओ पास करता है कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। और ब्रांच क्या एंट्री पास करती है, गुड्स इन ट्रांजिट टू, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ अकाउंट। जब कभी भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, आपने इंटर यूनिट अकाउंट्स बनाकर दिखाने ही हैं। ये फाइनल अकाउंट्स का स्पेसिफिकली भाग नहीं है, लेकिन ये बनाकर आना ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ब्रॉट डाउन कुछ भी हो, हमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच करके दिखाना है। कैसे, जब एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनेगा, एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनेगा और ब्रांच की बुक्स में क्या बनेगा, यहां पर एचओ अकाउंट। ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन आएंगे तब तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज इसका अभी भी होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, एचओ की बुक्स में ब्रांच हमेशा डेटर होगा, डेबिट बैलेंस, तो ये कहेगा एचओ की भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे इतना लेना है। वहीं ब्रांच कहेगी हमने एचओ को इतना देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो सकता है किसी वजह से कुछ एंट्रीज ना हो पाई हो, जिसकी वजह से दोनों बुक्स में ब्रॉट डाउन सेम ना हो। कोई टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन देगा ओपनिंग बैलेंस वो लिख लेना। हमारा कर्तव्य यह है कि ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी ट्रांजेक्शन्स के कारण डिफरेंस आ रहा है, उन डिफरेंसेस को ढूंढकर डाला जाए और कैरी डाउन सेम हो जाए। नॉर्मली क्वेश्चन ट्रांजिट की एंट्री ही देता है, इसके अलावा कोई और एंट्री होगी वो भी लिख लेंगे। सर कैसी हो सकती है, जैसे जो हमने सारी जर्नल एंट्री सीखी। मान लो क्वेश्चन कह सकते कि एचओ ने अपना खर्चा ब्रांच को एलोकेट किया, ब्रांच ने एंट्री नहीं की, तो ब्रांच क्या बोलेगा, एक्सपेंस टू एचओ, तो एचओ अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन बता सकता है, लेकिन नॉर्मली ट्रांजिट वाली एंट्रीज रहती हैं। एचओ अपनी बुक्स में कह रहे कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट में क्या आ गया, ब्रांच अकाउंट में आ गया बाय कैश इन ट्रांजिट। सिमिलरली
ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो एचओ अकाउंट में क्या आ गया, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। ऐसा करते हुए आप अल्टीमेटली कहां पहुंचोगे, कैरिड डाउन तक। आप कहोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली यहां कहोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं दीज शुड बी सेम, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमें इनका सेम करते हुए दिखाना है। क्लोजिंग बैलेंस सेम करते हुए दिखाना है, इसी को कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, इंटर यूनिट्स की रिकॉन्सिलिएशन। ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट और एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बिल्कुल सेम वैल्यू पर दिखना चाहिए, ये चीज हमें इंश्योर करनी है। लिखिए इसे, लिखिए इसे। ये ऐसे कोई पॉइंट्स लिखवाने वाले नहीं होते, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स है तो मैं सब में लिखवा देता हूं जो सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो जाएंगे आपको। सवाल खड़ा हुआ कि बैलेंस शीट में ये अकाउंट दिखाएंगे, डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन आपको कहता है इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाने के लिए, क्वेश्चन कहता है ब्रांच की बैलेंस शीट बना दो, तो आपको एचओ का अकाउंट दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली तो टैली नहीं होगा। सिमिलरली कई बार क्वेश्चन कहता है एचओ की बुक्स बनाओ, एचओ की बैलेंस शीट बनाओ, तो एचओ की बैलेंस शीट में ब्रांच का अकाउंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन कहता है बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओ, उसमें आपने इंटर यूनिट अकाउंट नहीं दिखाने। लिखिए, मैं लिखता हूं, लिखेंगे, इफ प्रिपेयरिंग individual balance sheet of HO show the branch account। क्योंकि एचओ के लिए ब्रांच एक डेटर है, आप ब्रांच अकाउंट को मिस कर दोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अगर इंडिविजुअल बैलेंस शीट एचओ की बना रहे हो तो शो दी ब्रांच अकाउंट। इफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच शो दी एचओ अकाउंट। ब्रांच के इंडिविजुअल बना रहे हो उसमें एचओ अकाउंट दिखाओ, लेकिन जो मेन चीज मैंने क्या कही, इफ प्रिपेयरिंग कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो, डोंट शो इंटर यूनिट अकाउंट्स। क्योंकि पूरे बिजनेस के लिए तो एचओ ब्रांच एक दूसरे का अभिन्न अंग है, आप एक दूसरे का नाम नहीं दिखाओगे, क्योंकि लाइबिलिटी और एसेट साइड में दोनों में ही सेम अमाउंट पड़ा रहेगा और वो आपस में ही शो करेगा। एचओ कह रहा है ब्रांच से लेना है, ब्रांच कह रही मैंने एचओ को देना है, तो उसका कोई फन नहीं है, ठीक है ना। तो अलग अलग अगर बना रहे हो बैलेंस शीट तो जरूर दिखाना अकाउंट, लेकिन अगर कंबाइंड बना रहे हो तो मत दिखाना। अक्सर क्वेश्चन कंबाइंड बैलेंस शीट ही पूछता है, अक्सर क्वेश्चन कंबाइंड बैलेंस शीट पूछते, तो इंटर यूनिट अकाउंट सिर्फ हमें रीको के पर्पस के लिए लिखने हैं, अलग से नहीं बनाने। अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो बना देंगे। ये तो ही इसकी बात, ये मैंने पहला पॉइंट बताया आपको। दूसरा, जब भी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो इसमें कॉलम्स होंगे एचओ, ब्रांच और टोटल, मतलब टोटल बिजनेस का एक कॉलम, एचओ, ब्रांच और टोटल। मतलब लेट्स से ओपनिंग स्टॉक लिखा है एचओ में, ब्रांच में, फिर टोटल दोनों का करके, परचेज एचओ ब्रांच टोटल, खर्चा एचओ ब्रांच टोटल, मतलब सभी चीजें एचओ प्लस ब्रांच इक्वल टू टोटल होगा। यहां पे लिख दूं जनरल रूल, जनरल रूल, एचओ का फिगर प्लस ब्रांच का फिगर इज इक्वल टू टोटल, इस तरह से चलेगा, डेबिट पर भी क्रेडिट पर भी। लेकिन जब आप यहां लिखोगे
टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, यहां आता है ब्रांच को मिलते हैं और भेजता कौन है, एचओ, तो ये कहेगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये एचओ क्रेडिट करेगा, ब्रांच क्रेडिट नहीं करेगी। यहां पर ये जनरल रूल नहीं चलेगा, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर ये टोटल होगा, आप सोच रहे हो यहां पर ये टोटल होगा, तो ये टोटल नहीं होगा। यहां पर ये टोटल नहीं करना, क्योंकि ये आपस की ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, इसको हमने टोटल में इनटू अकाउंट नहीं करना। एचओ और ब्रांच इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल रहे हो ठीक है, लेकिन जब बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हो उस समय पर आप ये नहीं कह सकते, उस समय पर आप ये नहीं कह सकते। कहोगे भी तो दोनों तरफ सेम ही वैल्यू, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पूरे बिजनेस की बना रहे हो तो एचओ ये नहीं कहेगा मैं तो अपनी ब्रांच से भी पैसे कमाता हूं, ब्रांच कह रही हमें तो एचओ को भी देना पड़ता है ना। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ और गुड्स सेंड टू ब्रांच के ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। ये एक चीज याद रखेंगे, ये एक चीज याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट मुझे लगता है कॉमन है वो मैं बता रहा हूं। हालांकि ये टॉपिक एग्जाम पर्पस के लिए अभी जो हम कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिखा है, जो हमने फाइनल अकाउंट्स, और जो कॉन्सेप्ट नंबर 10 होगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर अब नहीं रहे। किसी एक जमाने में इनके क्वेश्चंस आते थे लेकिन अब नहीं, बट सिलेबस का पार्ट बिल्कुल है, हमारे मॉड्यूल में से प्रश्न है तो हमें करना है। तीसरे पॉइंट पर आ गए, तीसरे पॉइंट पर आ गए। लेट्स से एचओ ब्रांच कस्टमर, एचओ ब्रांच को भेज रहा है, ब्रांच कस्टमर को। लेट्स से कॉस्ट प्राइस 100, इनवॉइस प्राइस 120 और सेल प्राइस लेट्स से 130 फॉर एग्जांपल। पर्पस है कुछ मैं जो बता रहा हूं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हो, फिर से एचओ ब्रांच टोटल, एचओ ब्रांच और टोटल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें बच्चों की गलती होती है, तो मैं इसीलिए आपको अलग से बता रहा हूं। लेट्स से आपने यहां पर लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस, क्वेश्चन आपको बोला ब्रांच का लॉस हो गया, तो ब्रांच में यहां पर लिख दिया, ठीक है ना, अमाउंट लिख दिया, और ये आ गया लास्ट कॉलम। यहां पर भी क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए का लॉस है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रांच को जब मिलता है सामान वो किस पर होता है, इनवॉइस प्राइस पर एचओ से। तो यहां जो वैल्यू आई वो क्वेश्चन ने बोला कि यार ब्रांच में जितना सामान था ना उसमें से 5,000 का लॉस हो गया, तो हमने 5,000 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमारी सारी चीजें लिखी ही वैसे हैं। ओपनिंग स्टॉक भी इनवॉइस पर, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ भी इनवॉइस पर, सब चीजें वैसे हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस पर। लेकिन जब आप ये टोटल कॉलम बना रहे हो, ये ब्रांच का नहीं है, ये बिजनेस का है। वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू शो द वैल्यू ओवर हेयर एट कॉस्ट प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ब्रांच के कॉलम में लॉस दिखाओगे इनवॉइस प्राइस पर आएगा, लेकिन जब टोटल कॉलम में दिखाओगे वहां पर ब्रांच नहीं, वहां पर पूरे बिजनेस की बात चल रही है। तो बिजनेस के लिए तो कॉस्ट कितनी है, जो एचओ खरीदता है जितने में, जो कि 100 रुपए है, तो आपको यहां पर ये कॉस्ट प्राइस पर ही शो करना होगा। कैसे, मैथमेटिक्स में सिखा दूंगा, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे फिलहाल, सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे फिलहाल। फिलहाल तो यूं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, की तरह हो जाऊं। एक और चीज बताते हैं जी, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया आपको गुड रिसीव पॉइंट के लिए, और पॉइंट नंबर 3 बताया आपको एबनॉर्मल लॉस के लिए। पॉइंट नंबर 4 मैं बता रहा हूं स्टॉक रिजर्व के लिए। मान लीजिए फिर से एचओ है, ब्रांच है, कॉस्ट प्राइस है 100, इनवॉइस प्राइस है 120, और आगे लेट से कस्टमर को कुछ डिफरेंट प्राइस पर सेल हो रहा है। ये आ गया कस्टमर। ओके,
So again, while we are preparing ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, हमने ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया, यहां पर जीपी भी निकाल लिया, 2 जीपी भी हो गया। एचओ ब्रांच और टोटल, एचओ ब्रांच और टोटल 2 जीपी हो गया। यहां बाय जीपी भी ब्रॉट डाउन कर दिया। उसके बाद एचओ की कॉस्ट है 100 की, आप इनवॉइस प्राइस 120 पर बेचते हो, ब्रांच को भेजते हो, तो आपका तो प्रॉफिट इसमें भी है। जबकि हम जानते हैं कि जितना सामान ब्रांच ने आगे सेल कर दिया वो वाला प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया, लेकिन जो ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा रहा उसके अंदर भी अगर कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो एचओ का प्रॉफिट हमें कम करना होगा। हम कहेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, कहां, यहां एचओ में बाय स्टॉक रिजर्व किसका, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। एचओ ने प्रॉफिट कमाया तो एचओ का रिवर्स होगा, ब्रांच का नहीं। ब्रांच के स्टॉक में किसका प्रॉफिट है, एचओ का, तो एचओ के कॉलम में आएगा, ये ध्यान रखना। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक, सिमिलरली टू स्टॉक रिजर्व, ब्रांच में नहीं एचओ में। क्या, किस चीज का, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो उसके अंदर जो स्टॉक रिजर्व वो डेबिट साइड पर। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, लिखिए इसे भी। ठीक है, बाकी कुछ कुछ जो पॉइंट मिलेंगे वो क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिए। सीधा हम क्वेश्चन पर जाते हैं। और जो ये स्टॉक रिजर्व का रूल बताया, अगर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, थोड़ा सा हटकर है, मतलब आसान सा क्वेश्चन है एक, ठीक है ना, उसमें एचओ ब्रांच की बजाय क्वेश्चन है 2 ब्रांचेस ही बता दिया आपको, तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को पैसा ऐड करके देती है, मतलब कॉस्ट प्लस समथिंग करके अपना सामान भेज रहे हैं, तो वहां पर भी स्टॉक रिजर्व वाला सेम रूल हमारा चलेगा। मैं आपको उस प्रश्न पर लेकर चलता हूं, मैं आपको उस प्रश्न पर लेकर चलता हूं। मेरे साथ आएगा कौन सर? मैं क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाएंगे जी, क्लास पजल में क्वेश्चन नंबर 33। आरटीपी मई 2017 का ये क्वेश्चन। Let us feel it, let us analyze it. L Limited has its head office at Mumbai and 2 branches at Pune and Goa. महाराष्ट्र में ये सब कुछ ऑलमोस्ट चल रहा है। एचओ मुंबई में, ब्रांचेस पुणे और गोवा। द ब्रांचेस परचेज गुड्स इंडिपेंडेंटली। पुणे ब्रांच makes a profit of 33 1/3% on cost, while the Goa branch makes a profit of 20% on sale. दोनों का प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया। Goods are also supplied by one branch to another at the respective sale price. तो एक ब्रांच दूसरे को गुड्स भेज भी रही है रिस्पेक्टिव सेल प्राइस पर।
From the following particulars, prepare the trading and P&L account of each of the branches and find out the profit or loss made by each of them after taking into account, क्वेश्चन खुद बोल गया, after taking into account the reserve for unrealized profit, मतलब स्टॉक रिजर्व को भी कंसीडर कर लेना। आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया। तो पुणे और गोवा के लिए ओपनिंग स्टॉक बता दिया, परचेज इंक्लूडिंग इंटरब्रांच ट्रांसफर, मतलब आपस में एक दूसरे ने जो दिया लिया है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो परचेज में इंक्लूड है तो ऑब्वियसली सेल के अंदर उसका इंक्लूड होगा ट्रांसफर। अगर पुणे ने गोवा को दिया तो यार गोवा डेबिट करेगा, गोवा का तो परचेज हो गया, पुणे का तो सेल हुआ ना। क्वेश्चन ने परचेज के ब्रैकेट में लिखकर बता दिया इंक्लूडिंग इंटरब्रांच ट्रांसफर, तो यही मानेंगे कि सेल में भी इंक्लूड है, नहीं तो एंट्री कैसे हुई होगी। चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक और ऑफिस एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके इनडायरेक्ट खर्चे बता दिए। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन कहता ओपनिंग स्टॉक एट पुणे ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 10,000 टेकन फ्रॉम गोवा, तो इसमें स्टॉक रिजर्व है। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक एट गोवा ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 17,000 टेकन फ्रॉम पुणे ब्रांच, कहता कंफ्यूज करने एट कॉस्ट टू रिसीविंग ब्रांच, ये चीजें तो पता है, कॉस्ट टू रिसीविंग ब्रांच, यार भेजने वाली की कॉस्ट 100, इसकी 120, तो रिसीव वाले की कॉस्ट का मतलब जो रिसीविंग ब्रांच है उसकी कॉस्ट का मतलब होता है कि ये इनवॉइस प्राइस है। मैं दुकान से जाकर एक बर्गर खरीद लिया मैकडोनाल्ड का, उनकी कॉस्ट 30 थी, मैंने खरीदा 50 का, तो रिसिपिएंट की जो कॉस्ट है वही तो इनवॉइस प्राइस है, वही तो दूसरे का सेल प्राइस है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एट कॉस्ट टू रिसीविंग ब्रांच। अगर लिखो तो एट कॉस्ट टू सेंडिंग ब्रांच फिर मजा था, फिर मतलब इसके अंदर स्टॉक रिजर्व नहीं है। अगर क्वेश्चन लिखता इफ रिटर्न कॉस्ट टू सेंडिंग ब्रांच, कि जिसने भेजा उसकी कॉस्ट है, इफ रिटर्न कॉस्ट टू सेंडिंग ब्रांच मींस नो स्टॉक रिजर्व, फिर इसमें स्टॉक रिजर्व ना होता। ये तो कॉस्ट टू रिसीविंग है, तो रिसीव वाले का तो यार यही मतलब होता है कि प्रॉफिट इंक्लूड है उसके अंदर जिसने भेजा। कुछ और बात कर रहा है, पुणे ब्रांच सेल्स इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू गोवा ब्रांच एट सेल प्राइस ऑफ 20,000। सेल्स ऑफ गोवा ब्रांच इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू पुणे ब्रांच एट सेलिंग प्राइस 15,000। वो हमने पहले ही कह दिया कि अगर परचेज के अंदर इंक्लूड है तो सेल के अंदर भी इंक्लूड है, क्वेश्चन ने यहां पर भी कहा है भली भांति। फिर कहता जैसे ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना कितना सामान है एक दूसरे का, सिमिलरली क्लोजिंग के अंदर बता रहे, क्लोजिंग एट पुणे इंक्लूड्स गुड्स फ्रॉम गोवा 5,000 और क्लोजिंग एट गोवा इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम पुणे। तो ये तो बिल्कुल अंतिम भाग रहेगा, पहले जीपी निकालेंगे, पीएनएल रेडी कर लेंगे और फाइनल एनपी निकालने से पहले इस स्टॉक रिजर्व की बातचीत हम करेंगे। ठीक उत्तर जी, तो आप जरा लिखिए हेडिंग, क्वेश्चन नंबर कितना है गए 33। आओ जी काका, आंसर नंबर 33। आंसर नंबर 33। सो एक क्या है पुणे, तो एक है गोवा। इनका कुछ रूल वगैरह बताया क्वेश्चन ने। पुणे का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट चार्ज करते हो 33 1/3% ऑन कॉस्ट, इसको ऐसे कर 33.33, तो आपका जो सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस है दैट इज 133.33। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट गोवा, अगर आपका इनवॉइस प्राइस है 100, प्रॉफिट कमाते हैं क्वेश्चन का 20% ऑन सेल, तो आपका कॉस्ट प्राइस है 80। ये इक्वेशन कॉस्ट प्रॉफिट और इनवॉइस की अपने को क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोडिंग एक्सेट्रा जो है स्टॉक रिजर्व जिसको बोलते हैं निकाल पाएंगे। पुणे ते गोवा दोनों की गल हो गई। क्वेश्चन ने सानू किया ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना दो। ईयर केड़ा है क्वेश्चन ने नहीं दसे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हेडिंग लिखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स पुणे गोवा, पर्टिकुलर्स पुणे ते गोवा।
पर्टिकुलर्स पुणे ते गोवा, पर्टिकुलर्स पुणे ते गोवा। क्वेश्चन है जेड़ा समान दिता है, आओ जी पाना स्टार्ट करिए। सब तो पहला टू ओपनिंग स्टॉक, पुणे का है 40, गोवा का है 30। फिर आया पुत्र जी टू परचेजेस, 2 लाख ते 2.5 लाख। फिर आया सेल्स, बाय सेल्स 2,80,000 एंड 295,625। परचेज डाल दिया, सेल डाल दिया। टू चार्जेबल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए और 27,500 रुपए। Then it says closing stock, by closing stock 30,000 और 43,500। क्वेश्चन की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3 और 4 नंबर पॉइंट दे, कंफ्यूज नहीं होना कि पुणे ब्रांच सेल्स, पुणे ब्रांच की जो सेल है ये वाली फिगर 280 की, इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू गोवा ब्रांच एट सेलिंग प्राइस 20। इसके अंदर इंक्लूड है ना, तो अलग से क्यों बता रहा है क्वेश्चन, कोई तुक नहीं। सिमिलरली सेल ऑफ गोवा इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू पुणे एट सेलिंग प्राइस 15,000, उसका भी अलग से क्यों बता रहे हैं, नहीं चाहिए अपने को। सारी चीजें मिल गई तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना जाए, क्रेडिट साइड 3,10,000 ते ए 295,625 ते जमा 43,500 339,125 माइनस 30,000 2.5 लाख ते 27,500 है जी 31,625 ते दूजे पासे 3,10,000 माइनस 40 माइनस 2,15,000 है जी 55,000 रुपये। 2 GP 55,000 एंड 31,625, बहुत आसान था। एफर्टलेस जिसको मैं कहूंगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर P&L में ब्रॉड डाउन कर दिया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 एंड 31,625 बाय ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया। क्वेश्चन ने हमें 2 खर्चे बताए थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पहला, पुणे ब्रांच दा जी 13,250 ते गोवा ब्रांच दा 7,000। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15 और 10,000। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15 एंड 10,000। हमें ये पता है इसके अलावा देयर हैज टू बी दी स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक का, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, एंड देयर हैज टू बी द स्टॉक रिजर्व which is included in the closing stock and for which we are going to prepare working note number 2। और इसको करने के पश्चात ही हम
नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पर बड़ी बड़ी फिगर है, डेबिट साइड पर छोटी छोटी है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आएगा, लॉस का सवाल तो नहीं उठता, अगर आया तो हम तभी बाय नेट लॉस लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हमने सारी चीज लिख दी, आप बच्चे भी यहां तक जरा लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रिजर्व निकालने का तरीका बहुत आसान है, हमने सीखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टोटल स्टॉक में कितना ऐसा पोर्शन है जो कि दूसरे जगह से आपको आया है। हमारे यहाँ पर पुणे और गोवा है, तो मुझे ये देखना है कि पुणे का जो ओपनिंग है उसमें गोवा से कितना आया है, और क्योंकि ये गोवा से आया तो उसके ऊपर प्रॉफिट का रूल किसका लगेगा, गोवा वाले का भाई। आइए जी, वर्किंग नोट्स नंबर 1, स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व का वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं, जिसमें हमें देखना है कि गोवा का कितना है, पुणे वाले स्टॉक में, सिंपल सी बात करो, गोवा पुणे वाले स्टॉक में गोवा का कितना है और गोवा वाले स्टॉक में पुणे का कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पुणे ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट देखिए जो लिखा है, ओपनिंग स्टॉक एट पुणे ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 10,000 टेकन फ्रॉम गोवा ब्रांच। तो 10,000 रुपए का सामान ऐसा है जो कि आपने गोवा से लिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पुणे के अंदर 10,000 है गोवा का पोर्शन, और गोवा वाले का प्रॉफिट कितना है, 20%, तो इसके अंदर 2,000 रुपए इंक्लूडेड है। ये क्या हो गया, 10,000 क्या है, पोर्शन ऑफ गोवा, और 20% क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ गोवा। तो पुणे के पास जो ओपनिंग है उसके अंदर 2,000 रुपए प्रॉफिट है, किसका, गोवा का। गोवा, गोवा का प्रॉफिट है, गोवा वाले कॉलम में लिखना है। बच्चे यहां किसी तरह ठीक कर लेते हैं, यहां जाकर पुणे वाले कॉलम में लिख देते कि ओपनिंग स्टॉक तो पुणे का था, अरे पुणे वाले स्टॉक के अंदर गोवा का प्रॉफिट है, तो गोवा को रिवर्स करना है, जैसे मैंने यहां पर बताया था, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था स्टॉक रिजर्व के समय, कि ब्रांच का स्टॉक है लेकिन आएगा किसमें, एचओ के कॉलम में, क्योंकि प्रॉफिट किसने कमाया, एचओ ने। सिमिलरली जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ पुणे है उसके अंदर सामान है गोवा का, जिसके ऊपर गोवा ने कमाया था, तो गोवा वाले कॉलम में जाएगा। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक ऑफ गोवा ब्रांच, पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक एट गोवा ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 17,000 टेकन फ्रॉम पुणे। 17,000 रुपए का सामान ऐसा है जो कि पुणे से लिया था, और पुणे का कॉस्ट के ऊपर 33/1/3 है, तो इनवॉइस के ऊपर है 33.33 डिवाइड बाय 133.33, और यू कैन से 25%, एक ही बात है। ये 17,000 क्या है, पोर्शन ऑफ पुणे, और ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पुणे। सत्रह हजार का 25% जी, 4250। ये हमारे स्टॉक रिजर्व आए ओपनिंग स्टॉक के, 4250 को लिख देंगे यहां। गोवा वाले सामान में किसने कमाया था, पुणे में, तो पुणे वाले कॉलम में जाएगा। ये लीजिए, ये स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट आ रहा है स्टॉक रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पुणे ब्रांच, पॉइंट नंबर 5, क्लोजिंग एट पुणे इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम गोवा 5,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पुणे के अंदर
5,000 रुपए का सामान ऐसा है जो गोवा से आया और गोवा का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%। तो 1,000 लिखना है, वापस से आपकी नॉलेज की लिख कर दिखा देता हूं। ये है पोर्शन ऑफ गोवा और ये है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ गोवा। ये पुणे का सामान था जिसके अंदर गोवा वाले ने 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो गोवा कॉलम में जाकर 1,000 रुपया हमने लिख दिया। टू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक के सामने 1,000 रुपए गोवा कॉलम में। सिमिलरली देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गोवा ब्रांच ऑल्सो। पॉइंट लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गोवा ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम पुणे ब्रांच। गोवा के क्लोजिंग में 4,000 रुपए का सामान ऐसा है जो कि पुणे से आया हुआ है, तो पुणे का प्रॉफिट परसेंटेज है 33.33 डिवाइड बाय 133.33 और यू कैन से 25%। तो गोवा वाले में पोर्शन ऑफ पुणे है 4,000 रुपए और इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पुणे है 25%। तो 4,000 का 1/4 आ गया 1,000 जी। 4,000 का 1/4 करते हुए 1,000 आ गया। वर्किंग नोट पूरी तरह से तैयार हो गया। इस चीज को जाकर जो है भर देते हैं यहां। गोवा के स्टॉक के अंदर पुणे ने कमाया तो पुणे कॉलम में आ गया 1,000। टोटल कर देते हैं 55 ते 4 59 59 टू 50 33,625 59 टू 50 33,625। This comes out to 30,000 net profit, and for Goa it is 15,625। क्वेश्चन की इतनी ही डिमांड थी और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, बैलेंस शीट तक तो जा ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट से संबंधित कोई भी एस्पेक्ट हमें नहीं दिया। तो ये एक प्रश्न हमने जो है किया फाइनल अकाउंट्स बनाने का। क्वेश्चन नंबर 33 इसे कंप्लीट कर लें पहले। ठीक है जी, उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है हमारे पास जिसको मैं नहीं चाहूंगा कि आज हम स्टार्ट करें, डिस्टर्ब करें। स्टार्ट तो वैसे भी सिर्फ स्टार्ट ही होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन के साथ। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे की बातचीत करने के लिए। तब तक आप बच्चे जो है, जो आज हमने किया है कॉन्सेप्ट नंबर 8 जिसमें सिंगल जर्नल एंट्री पास की जाती है बाय एचओ फॉर इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, उसके 3 प्रश्न होमवर्क में उनको करके आइएगा और तीनों बहुत ध्यान से करना, सही होने चाहिए क्योंकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो मुफ्त के नंबर है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें रहता नहीं है काम करना। और बाकी की बातचीत नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। बाय बाय।